प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलॉम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। आज हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है। हम वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करें इससे पहले कूलॉम्ब का नियम पढ़ने के बाद हम कक्षा 11 में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे। तो कूलॉम्ब्स लॉ और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन दोनों की बलों की जरा हम तुलना कर लें। इस तरफ मैं लिख देता हूं स्थिर वैद्युत बल और इधर मैं लिख दूं देखिए, आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इस कारण स्थिर वैद्युत बल हमारा दो प्रकार का बन सकता है, एक तो आकर्षण बल भी हो सकता है और दूसरा आपका प्रतिकर्षण। इसके विपरीत द्रव्यमान हमारा एक ही प्रकार का होता है, इस नाते इस गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो हमेशा कैसी होती है? आकर्षण। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं, हमने पढ़ा है कि कूलॉम्ब्स लॉ में F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², अर्थात स्थिर वैद्युत बल दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में हमने पढ़ा था F इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन R², अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम इनमें अंतर नहीं कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इसकी सिमिलरिटी को भी ध्यान देते चले कि दोनों के दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इसमें भी F इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R² के होता है। अगला, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता था। इसमें हमने जो फार्मूला निकाला था तो F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R², जबकि इसमें F इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। यहाँ पर ये जो K है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ये डिपेंड करेगा वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है और अलग अलग माध्यमों के लिए K का मान अलग अलग होता है। तो जो स्थिर वैद्युत बल है आपका वह माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट देखें। अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं यह जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका मैथमेटिकल वैल्यू निर्वात अथवा वायु के लिए 9 गुणे 10⁹ होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल G, इसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 होता है। तो obvious सी बात है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही क्षीण होता है। ये बल लिखेंगे कि प्रबल होता है, यानी कि इसका मान बहुत ही ज्यादा होगा, और यह बल क्या होगा आपका? क्षीण होगा। जैसे अगर हम दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान दूरी पर हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, मैंने दूरी आपको बता दिया, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं E और E, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। इनके लिए अगर आप स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालो, ये बहुत ही ज्यादा होगा, लगभग 10⁻40 से ऊपर ये मान जाने वाला है। अप्रोक्सीमेट 10⁻43 के आसपास ही आएगी वैल्यू। आप निकाल करके देखिएगा कि एक बार आपको निकालना है Fg का मान, तो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि
इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान आपका कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। M1 का मान भी यही और M2 का मान भी यही, और एक फार्मूला आपके पास यहाँ है, G का मान मैंने बता दिया है, इसको निकालिएगा। और दूसरी बात आप F इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल का मान निकालिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, P का मान 1.6×10⁻19 कूलम होता है। दोनों का तुलना आप करिएगा, देखिए कितना आ रहा है, अंतर आपको पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेट 10⁻43 जाने वाला है। तो इस कारण स्थिर वैद्युत बल का मान प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान इस बल की तुलना में बहुत ही क्षीण होता है। अब यहाँ तक की चर्चा के बाद एक बात और हम जान लें कि मास पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल, इन दोनों में या मास और चार्ज में डिफरेंट क्या होता है? इधर मैं लिख दूं मास और इधर चार्ज। दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होते हैं। अंतर की बात आप करो तो अभी आपने पढ़ा है कि दो द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है? सदैव आकर्षण अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और इसके अगेंस्ट दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। दूसरा, हमने कक्षा 11 में फार्मूला पढ़ रखा रहा होगा, M = m0/1 - v²/c² का अंडर। यहां से मास स्पीड के साथ वेरी करेगा, जबकि चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि सर आप बता रहे हैं कि मास स्पीड के साथ वेरी करता है, तो यानी कि कक्षा 11 में जितना भी हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि दिया था एक कार की स्पीड इतनी है, उसके लिए अगर हमने फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन निकाला या मास निकाला तो वैल्यू हमारी गलत हो गई? नहीं, गलत नहीं है, कैसे वेरी करता है इस पर ध्यान दो। यहाँ C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर है? हम जितने भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट हमारे होते थे उनका जो वेरिएशन था या उनकी स्पीड थी मैक्सिमम कितनी पड़े हमें? कि कोई कार है तो उसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, या कोई वायुयान है तो 400 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैक्सिमम 10⁸ कितनी गई? मैक्सिमम हमारे पास 10⁻, हम 2 से लेकर के 3 तक जा रहे थे वहां, इससे आप नहीं जाते थे। और नीचे क्या हो रहा है इसको थोड़ा कायदे समझिए। तो M = m0/, मैं मान लेता हूं कि पावर्स को ही एक साथ रखता हूं, आगे वाले टर्म को छोड़ देता हूं। 1 - 10⁻, कितना मैक्सिमम गया? 2 गया, 3 गया, चलो अपान 10⁸ पूरे का अंडर। M = m0/1 - ये कितना हुआ? 8 पावर ऊपर गई तो -8 में से 3 आपका लेस हुआ तो -5, अर्थात 1/1 0 0 0 0 0 कितना हुआ? और इसका मान आपका कितना निकल करके आएगा? m0 यहाँ पर रेस्ट मास है, m0/1 - 1 पॉइंट कितना लिखने पर आप 0 लगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 10 इसके बाद 5 बार 0
उसके बाद में 1, इसका अंडर रूट। ये अभी भी आपका मान बहुत कम, आप नेग्लिजिबल इसको ले सकते हो, अर्थात m0 अपॉन अंडर रूट 1 दैट इज m0। ये मास आपका रेस्ट मास के ही बराबर आ जाएगा, इस नाते वहाँ वो गलत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल हमारे हैं, इनकी स्पीड 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर आपको मिलने वाला है। इस नाते यहाँ पर ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल के साथ क्या है, ये स्पीड के साथ वेरी नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। इनका हमने डिफरेंस जाना, इनकी एक दूसरे की तुलना किया। अब इस कूलाम्ब सजा की लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्ब सजा। देखो भैया, कूलाम्ब का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। किसके लिए? बिंदु आवेश के। अब ये थोड़ा सा शब्द आपको पीछे भी बताया गया रहा होगा। कूलाम्ब का नियम को ध्यान दीजिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बिंदु आवेश का टर्म आप जरा ध्यान दीजिए कि मेरे पास ये दो मार्कर हैं। अब सपोज करो कि मार्कर ना होकर के चार्ज है हमारे Q1 और Q2। ठीक है, एक काला वाला मार्कर है, ये Q2 आवेश और ये ब्लू वाला Q1 आवेश। इतनी सेपरेशन पर एक दूसरे से रखे हैं। अब मैं इसमें कहूं कि आप कूलाम्ब सजा लगाइए, यहाँ पर कूलाम्ब का नियम सत्य नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ की डिस्टेंस कुछ और होगी, तो एग्जैक्ट हम कूलाम्ब सजा यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब इसके विपरीत अगर यही एक दूसरे से सपोज करो कि 1-8 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो अब 5 किलोमीटर दूर से इस चार्ज को अगर आप देखोगे तो कैसा आपको प्रतीत होगा, एज ए पॉइंट ही ना। इसी नाते बिंदु आवेश की आपको बात करनी है, और जब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इन चार्जेस की तुलना में बहुत बड़ी हो जाए, ऐसे में चार्ज आपके क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। तो ये हमेशा किसके लिए सत्य है, पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। दूसरा पॉइंट, एक ही आवेश है, जैसे सपोज करो इस पर आवेश आपने +Q दे रखा है, तो +Q आवेश कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ही चार्ज है, Q चार्ज मान लीजिए। अब इस पर इसी चार्ज पर इन्हीं दो अलग अलग भागों पर अगर आप कूलाम्ब का नियम लगाओ, सपोज करो कि इतना तो ये चार्ज है और यहाँ से इतना ये दूसरा चार्ज है, इस पर मैं कूलाम्ब का नियम अप्लाई करूं, यहाँ के लिए भी कूलाम्ब का नियम वैलिड नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो, उसके अलग अलग भागों के लिए अगर आप निकालना चाहो तब भी कूलाम्ब का नियम सत्य नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इस पर कुछ चर्चा कर लेंगे। आइए अगला टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, वैद्युत क्षेत्र जब भी हमको बताना होगा तो हमको दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होगी। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वैद्युत बल रेखा।
मतलब कि किसी भी आवेश के आसपास वैद्युत क्षेत्र है कितना, उसका परिमाण क्या है, ये हमें कौन बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। इसको आप ई से इंडिकेट करेंगे। और उसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये हमको कौन बताएगा, वो वैद्युत बल रेखाएं बताएंगी। क्लियर है? इससे पहले कि वैद्युत क्षेत्र क्या है ये हम जान लेते हैं। तो किसी आवेश समुदाय के अथवा आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई और आवेश ले जाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। अब वह बल आकर्षण भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर एक चार्ज हमने रख दिया क्यू आवेश, अब इसके आसपास हम कोई और आवेश लेकर के आए। सपोज करो कि यहां पर मैं एक परीक्षण आवेश लेकर आऊं, टेस्ट चार्ज। तो इस पर एक बल लगेगा। अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अगर इसको हमने पॉजिटिव माना है, टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा हम पॉजिटिव ही देते हैं। यह चार्ज इसके पास लेकर के आए तो क्या करेगा, इसको अपने से दूर धक्का देगा, रिपल करेगा। और अगर यही चार्ज निगेटिव रहा होता तब इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि यहां पर बिल्कुल इसके पास में अगर हम आ जाएं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा मिल रहा आपको, और दूर जब ये धक्का दे रहा है या दूर की तरफ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र आपको कम मिल रहा है। ऐसा कहां से हो रहा है, F इज प्रोपोर्शनल 1/r² से हो रहा है। जब हम इतना कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के पास में यहां पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है और यहां इससे दूर वैद्युत क्षेत्र कम है, तो फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो अर्थात इस चीज को हम माप सकते हैं। और वो मापेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमको कौन देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। इसका मान होता है E = F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अच्छा, एक नया शब्द हमारे लिए आया है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश के बारे में आपको बताना है कि एकांक धनावेशित आवेश होता है जिसका अपना स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। जैसे ये आवेश है, इसकी तुलना में बहुत ही छोटा सा होगा। तो भाई जैसे टेस्ट चार्ज नाम है ना, सपोज करो कि बहुत अच्छी सी आपने खीर बनाया और आपने किसी दोस्त को बुलाया और बताया कि भैया इसको थोड़ा टेस्ट करके बताओ कि इसके चावल के दाने पूरी तरह पक गए हैं कि नहीं, इसमें जो शक्कर हमने डाली वो पूरी तरह से मिक्स हुई है कि नहीं, कम है ज़्यादा है। अब पता लगे कि टेस्ट के नाम पर आपने जो एक भगोना बना रखा था वो पूरा का पूरा वो खा जाए, इसको तो टेस्ट नहीं कहेंगे ना, ये तो आपको डिस्टर्ब करके वो चला गया। टेस्ट के नाम पर आप थोड़ा सा निकालते हो जो आइटम आपका, उसमें से बहुत थोड़ा सा टेस्ट करके बता देते हो, हाँ बस परीक्षण हो गया, सारी चीजें ठीक है या नहीं। सेम वही इस आवेश की तुलना में जो टेस्ट चार्ज होगा वो बहुत, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा और बहुत ही कम होगा तथा इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अगर इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र होगा तो अब इसके क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा। इस नाते इसका खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र हम नहीं मानते हैं और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको, नेचर इसका धनावेशित होता है और प्रदर्शित किससे करेंगे, +Q0 से करेंगे। ये +Q0 ही क्यों दिया गया, पता लगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा की अगर बात करें तो परीक्षण वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक रखे गए परीक्षण आवेश के चलने की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती। अब पता लगा कि यहां पर कोई धन आवेश था, धन क्यों, यहां पर हमको दिशा बतानी, एक कोई बच्चा आया वो बताया तो +Q0 लेकर के चला तो बताएगा कि इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है, क्योंकि धन Q उस पर क्या करेगा, धन Q0 पर प्रतिकर्षण लगाएगा। कोई और आया यहाँ पर धन Q0 रखा, सॉरी ऋणात्मक रख दिया,
ये ऋणात्मक रखने के कारण अब ये क्षेत्र की दिशा इधर क्या होगी, यहाँ पर अगर ऋण क्यू होता तो क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता ना, आकर्षित करने के कारण क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग इस नाते पहले से ही अंडरस्टूड है कि परीक्षण आवेश का नेचर हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही पूरे आवेश की तुलना में नेग्लिजिबल होगा, और इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। मैंने कहा पहले ही कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए परीक्षण आवेश के चलने की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और वैद्युत बल रेखाओं की बात अगर आप करोगे, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस काल्पनिक पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे ये मान लो कि मेरे पास आवेश है, अब एक और परीक्षण आवेश में इस पर चलो सब कुछ करूं कि इसका मैं कैप ले लूं, इसके पास से करके आया, ऐसे ला करके छोड़ा, तो अगर ये पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव रखना है और इस चार्ज का नेचर भी मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव है, इस पर रखते ही ये क्या करेगा, दूर भाग जाएगा, इससे भागेगा ना। ये मैं परीक्षण आवेश उठाया और इस धन आवेश के पास लेकर के आया, और जैसे ही मैं, क्योंकि अभी फोर्स के कारण ला रहा हूं, हाथ का मेरे फोर्स इस पर काम कर रहा है, जैसे छोड़ूंगा क्या करेगा, इसको दूर रिपल कर देगा। तो जिस ये हवा में देखो एक काल्पनिक रेखा खींचा गई, इसी काल्पनिक रेखा को ही वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पर कोई धन आवेश था, अब मैं यहाँ पर प्लस Q0 ला करके रखूं, तो प्लस Q0 पर किधर बल लगा है भाई, धन और धन, कूलॉम्स लॉ क्या बताता है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपल करने वाले हैं, तो ये इस पर इस तरफ बल लगाएगा, बल इस तरफ लगा रहा है, तो वैद्युत बल रेखा की दिशा आपकी, ये काल्पनिक जो रेखा लग रही है, बल जिस दिशा में लग रहा है उसको आपने रेखा से प्रदर्शित कर दिया, ये कुछ इस तरह का मिल गया। ऐसे यहाँ अगर रखे होते तो यहाँ पर दिख जाता आपको, यहाँ रखते इसी प्रकार, कहीं भी आप रख करके देखो, तो किसकी दिशा हो गई, वैद्युत बल रेखा की हो गई, धन आवेश के कारण। ऐसे ही यहाँ पर अगर ऋण आवेश रहा होता और मैं यहाँ पर धन Q0 रखता, इस पर क्या करता, आपकी तरफ आकर्षित करता, इसको आकर्षित करता, अर्थात इस तरफ ये परीक्षण आवेश की गति होती, तो जिस काल्पनिक पथ पर इसकी गति हो रही इसको आप इससे मिला दो, ऐसे यहाँ पर रखोगे, यहाँ के केस में इधर आएगा, इधर की केस में इधर, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और अनंत तक जाती है। कहां तक, अनंत तक। ऐसे ही ऋण आवेश के क्रम में आपको कहना है कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती है। अगर ऐसे ही दो धन और ऋण एक दूसरे के पास पास रखे होते, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो यहाँ के लिए आप क्या कहोगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यहाँ से यहाँ, यहाँ हो गया, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर मैं दो धन और धनावेश रख दूं, इधर भी धन और इधर भी, अब क्या हो, आपको फिर से कहना कि धन आवेश से निकलती है और अनंत तक जाती है। ऐसे में ये
धनावेश से दूर जाएंगे। ये दोनों आवेश समान हुए, यहाँ बीच वाले बिंदु पर उदासीन बिंदु आपको मिलेगा, बीच दोनों से बिल्कुल बीचों बीच उदासीन बिंदु आपको मिल जाएगा। अगर ये समान हुए तो दूरी आपको यहाँ से बनानी पड़ेगी। सपोज करना कि ये दोनों इक्वल नहीं चार्ज है, इसका परिमाण अगर Q1 हुआ, इसका Q2 हुआ, यहाँ तक कि जहाँ उदासीन बिंदु मिल रहा है यहाँ तक की दूरी R1 और यहाँ तक की R2, तो आपको लिखना पड़ेगा Q1/R1 बराबर Q2/R2। ठीक है। ऐसे ही सेम अगर दो निगेटिव चार्ज होते तो उनको भी आप दिखा सकते थे। चालन रेखाओं का गुण की अगर बात आप करो तो कक्षा 10 में जैसे हमने चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, बस एक अंतर दोनों में है। तो चुंबकीय बल रेखा थी तो बेटा N और S, ऐसे आपने बना रखा था कोई मैग्नेट, N से निकल करके S पर मिलते हुए बीच में आकर के N पर ही समाप्त होती थी, यानी कि यह एक बंद वक्र बनाती थी, जबकि ये वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। और सारी प्रॉपर्टी वही सेम है। प्रॉपर्टी को एक बार, इनके गुणों के बारे में एक बार फिर से देखिए कि धन आवेश से निकल करके अनंत तक जाती है, या अनंत से चल करके ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती है। अगर दो धन और ऋण एक साथ रखे हुए हैं तो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये अपनी लंबाई में एक जैसे लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, इस कारण जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। एक और जैसे अगर कोई समविभव पृष्ठ है, क्या है समविभव पृष्ठ, हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में वहां से आपको मिलेगी इसकी। तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समांतर होगा, सॉरी इसके लंबवत होगा। जैसे सपोज करो कि ये एक पोटेंशियल सरफेस है आपका कोई, इससे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र हमेशा आपके लंबवत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कोई समविभव पृष्ठ है तो उसके लंबवत होगा क्या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी आपकी। आगे दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, ऐसा कहीं हो रहा है, यहां ध्यान दो। अब सपोज करो कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर जैसे अभी आपने खींच रखा था धन और ऋण के टर्म में, यहाँ पर देख रहे थे ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं रही थी। अब सपोज करो कि अगर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तब क्या होगा, तो काटने वाली किसी भी वैद्युत बल रेखा पर अगर आप सपोज करो कि ये काट ही रही है इसको, ये वैद्युत बल रेखा है, इस पर किसी भी क्षण खींची गई स्पर्श रेखा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब सपोज करो कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे में इस कटान बिंदु पर इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा दिखाएगा और इस वाले पर करे तो ये दिशा दिखाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी है, सदिश राशि है, तो इस नाते आप बोलने वाले हो कि यहाँ पर एक सदिश की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसी कारण दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है। और जब भी वैद्युत बल रेखाएं मुड़ेंगी तो एक यू टर्न से मुड़ेंगी। अगर इनको मुड़ना होगा कहीं पर तो ये इस तरह मुड़ेंगी, ये इस तरह वी शेप में नहीं मुड़ेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कटान बिंदु पर आप एक ही साथ अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो और पहला नियम में ही दो वैद्युत बल रेखाओं एक ही सदिश की एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसी नाते इनको अगर जब कर्व लेना होगा तो ये यू आकार में मुड़ेंगी, इस शेप में नहीं मुड़ेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम इससे आगे की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे।